हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज जो है हम लोग देखेंगे ब्लॉकचेन तकनीक। ठीक है, इसके पहले जो है ऑलरेडी इसके पहले हम लोग 4 पार्ट समथिंग कंप्लीट कर चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। मेरे चैनल वनडे एग्जाम फैक्ट्री प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साइंस एंड टेक ये अभी स्टार्ट हो रहा है। 4 पार्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इसके साथ ही पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर हो गया है, पॉलिटी गवर्नेंस हो गया है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया है, पर्सनालिटी न्यूज हो गया है ना। बहुत सारी चीज़ें A to Z कंप्लीट करा दिए हैं। केवल जो बाकी था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये हम लोग शुरू किए हुए हैं। 3-4 पार्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है, जा करके चैनल पे देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय के लिए करेंगे, ये जैसे कंप्लीट होगा फिर हम लोग MCQ कंप्लीट करते हैं फास्ट। कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक, ठीक है, ये चर्चा में क्यों है? तो ब्लॉकचेन जो है ये हम लोग को पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होता है। और ये पहली बार कब आया था? 2009 में सातोशी नाकामोतो के द्वारा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के डिजाइन और विकास के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछे कि ब्लॉकचेन तकनीक जो है पहली बार स्टार्ट कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था। किसके द्वारा लाया गया था? सातोशी नाकामोतो के द्वारा। ठीक है, तो आपका एक इनका नाम याद रखना है, दूसरा ईयर याद रखना है, 2009 में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के डिजाइन और विकास के साथ शुरू किया गया था। ये एक एक्सचेंज प्रणाली होता है जो डेटा ब्लॉक्स का उपयोग करके काम करता है, और इसे एक ब्लॉक जो होता है दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए कि ब्लॉकचेन जो है तकनीक का कार्य प्रणाली आप कैसे आप देख सकते हैं। ग्राहक जो होता है पहले लेन देन आरंभ करता है, फिर इसके बाद पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, कनेक्शन होता है एक से दूसरे से, है ना, जो यहाँ पे ऑलरेडी बना के दिखाया गया है। फिर इसका सत्यापन वगैरह होता है। फिर जो है ये ब्लॉकचेन सत्यापन और खाता बही से इसमें ज्वाइन किया जाता है। इसके साथ ही हितधारक लेन देन विवरण का सत्यापन करता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर ये ब्लॉकचेन जो है इसका विशेषता क्या है। ठीक है, तो विशेषता की बातें करें तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, जिसमें ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता क्या है? तो ये डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित करता है और इसमें कुछ शर्तें वगैरह होता है जो उसमें पूरा करना होता है। ठीक है, और ये स्वचालित रूप से आगे के कार्यों को करते रहता है। दूसरा जो होता है इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? यानी इसके तहत दर्ज कोई भी मान्य रिकॉर्ड जो होता है अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तन का मतलब कि उसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, इम्यूटेबल होता है। टाइम जो होता है स्टैम्प्ड होता है, तो ये हर लेन देन को एक विशिष्ट समय तारीख के साथ रिकॉर्ड करके रखता है। ब्लॉकचेन तकनीक की ये विशेषता है। इसके साथ ही सर्वसम्मति से ये नेटवर्क के सभी प्रतिभागी प्रत्येक रिकॉर्ड की वैधता पर सहमत होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है सुरक्षित रहता है। ब्लॉकचेन की विशेषता है कि ये सुरक्षित होता है। सभी रिकॉर्ड एनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग, यानी कि हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम हो गया, लीटकॉइन हो गया, रिपल हो गया, तो क्रिप्टो करेंसी जो है ये सारे आपको याद रखना है कि क्रिप्टो करेंसी में जैसे एक बिटकॉइन हो गया, दूसरा एथेरियम हो गया, तीसरा लीटकॉइन हो गया, चौथा रिपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मतदाता प्रणाली में इसका हम यूज कैसे करते हैं। तो इसमें मतदाता की पहचान आइडेंटिफाई करके इसका जांच और मत पत्र ट्रैकिंग किया जा सकता है। इसकी विशेषता में शामिल हो सकता है जो कि पहचान सत्यापन को सक्षम बनाता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, बौद्धिक संपदा संरक्षण, यानी कि बौद्धिक संपदा के प्रोटेक्शन वगैरह में भी हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ट्रेडमार्क हो गया और पेटेंट के प्रबंधन में इसका यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। चौथा जो है ब्लॉकचेन का और भी सारा यूटिलाइजेशन है, जैसे कि आपूर्तिकर्ताओं को विनिर्माता वितरकों और ग्राहकों के बीच अधिक कुशल संचार सहयोग सक्षम बनाता है, जैसे कि कानून परिवर्तन, बैंकिंग वगैरह। ये सारे हम लोग बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो ये रहा इसका यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी पे आधारित जो चर्चा में है न्यूज है वो हम लोग देखेंगे विश्व राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टॉक। ठीक है,
यानी कि विश्व नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बातें करें तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये विश्व राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक जो है ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। दूसरा जो है ये विश्व राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टॉक लॉन्च किया गया है। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट की बातें करें तो कह रहे हैं कि इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने निम्नलिखित परियोजना को शुरू किया है। तो कौन कौन से परियोजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने शुरू किया है, यानी कि कौन कौन सा इनिशिएटिव इसके द्वारा लाया गया है। तो NBA फ्लाइट, ठीक है, NBA फ्लाइट जो है ये ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है। इसके विशेष रूप से ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों का तेजी से प्रोटोटाइपिंग करने और अनुसंधान वगैरह जो रिसर्च वगैरह होता है इसके क्षमता निर्माण स्टार्टअप शिक्षाविदों के लिए विकसित किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। दूसरा है प्रमाणिक जो है ये एक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है, इसके द्वारा संचालित होता है और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है मोबाइल ऐप के विकास के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके सत्यापन वगैरह के लिए कर सकते हैं। विश्व राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टॉक के बारे में बातें करें तो इसे ब्लॉकचेन एज ए सर्विस यानी कि बास, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस बास प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है जो अलग अलग भौगोलिक स्थानों में फैला होता है। जैसे इसके तहत अधिकृत लोग जो है परमिशंस यानी कि ब्लॉकचेन आधारित एप्लीकेशन का अलग अलग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बास यानी BAAS जो है बास यानी कि ब्लॉकचेन एज एंड सर्विस की बातें करें तो ये एक तृतीय पक्ष की क्लाउड आधारित अवसंरचना है, प्रबंधन सेवा है। ये संगठन व्यवसाय ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को विकास प्रबंधन के लिए इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति के तहत प्रदान किया गया है और राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का एक हिस्सा भी है। विश्व यानी कि बास जो है BAAS, बास का फुल फॉर्म होता है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस। ठीक है, यानी कि विश्व लेवल पे इसकी विशेषता क्या है तो रैपिड एंड टू एंड परमिशन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का विकास इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेटअप और रेडी टू यूज सिक्योरिटी ऑडिटेबल ब्लॉकचेन कंटेनर के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अदर न्यूज जो चर्चा में है। तो कह रहे हैं कि अदर घटनाक्रम जो चर्चा में है उसे हम लोग देखेंगे। वेब थ्री आखिर ये है क्या, क्यों चर्चा में है। तो वेब 3 की बातें करें तो डेवलपर के यानी वेब 3 डेवलपर के वैश्विक पूल में 2023 में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर के कितना हो गया है 12% हो गया है और इसकी हिस्सेदारी 2018 में मात्र 3% था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वेब 3 आखिर ये है क्या। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वेब 3 W जो है 3 बार आएगा यानी कि वेब 3। ठीक है, यानी कि 3 बार। तो वर्ल्ड वाइड वेब की तीसरी पीढ़ी है यानी कि थर्ड ये पीढ़ी है। ये मध्यवर्ती को शामिल किए बिना पीयर टू पीयर लेन देन और इंटरेक्शंस को सक्षम बनाता है, बहुत आसान करता है। वेब 3 जो है वास्तव में वेब का एक नया वर्जन है और यूजर्स का वित्तीय हित शामिल होता है। ठीक है, वेब के कंटेंट पर आधारित एक नियंत्रण होता है। ठीक है, कंट्रोल होता है। ये लोगों को अपने डेटा को स्वयं से नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी नॉन फंजिबल टोकन भी शामिल है इसमें। वेब 3 की दुनिया में ब्लॉकचेन आधारित सोशल नेटवर्क भी संभव है और वेबों को किसी भी कंपनी की बजाय यूजर्स के द्वारा सामूहिक रूप से संचालित किया जाता है। ठीक है, तो आपन इतना पढ़ के जाना है गाइज। 2 से 3 बार 4 बार वीडियो को जितना बार सुनिएगा ऐसे आप लोग जितना स्टैटिक पोर्शन के साथ PT 365 हम लोग सारा चीज़ पढ़े हैं, आप लोग जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, जितना आप लोग पढ़ के जाएंगे उतना ही आपको बेटर फील होगा। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि क्वेश्चन जो है आपका गलत होने की संभावना कम रहेगा जब आप MCQ करेंगे। तो वैसे आप लोग आई होप आप लोग मतलब रिवीजन कर भी रहे होंगे, जो भी सारे शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे रिवीजन कर रहे होंगे। स्टैटिक पोर्शन जो आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक जो भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम PT 365 में विथ स्टैटिक कंप्लीट करा चुके हैं बहुत जल्द। अच्छा, एक दिन 10 क्वेश्चन जो है हम कराए भी हैं। आप लोग जा करके मेरे चैनल पे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, हूबहू आपको याद हो जाएगा, आप लोग जा करके लगाना। ठीक है, और बहुत जल्द सारे चैप्टर का हम MCQ लेके आने वाले हैं, रिवीजन हम लोग करेंगे। ये जैसे कंप्लीट होगा देन वही MCQ ही सिर्फ चलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिटकॉइन हैल्विंग। तो बिटकॉइन हैल्विंग क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में
दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में हाल ही में हैल्विंग की घटना दर्ज किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये बिटकॉइन हैल्विंग होता क्या है। तो ये बिटकॉइन माइनर्स को दिए जाने वाले रिकॉर्ड में 50% की कटौती होती है। बिटकॉइन माइनर जो है अन्य लोगों के क्रिप्टो करेंसी लेन देन को सफलतापूर्वक प्रोसेस करता है और इससे पब्लिक डिजिटल लेजर यानी कि खाता बही से जुड़ जाता है। पब्लिक डिजिटल लेजर ब्लॉकचेन कहा जाता है। बिटकॉइन हैल्विंग हर 4 साल में घटता है, ठीक है। हर 4 साल में एक घटता है। हो सकता है क्वेश्चन क्या है कि हर साल घटता है या हर 5 साल में घटता है, तो आपको ओवरऑल ध्यान देना है कि हर 4 साल में ये घटता है। और ये बड़ी क्रिप्टो ये जो है ये बिटकॉइन हैल्विंग जो है ये बिटकॉइन माइनर को दिए जाने वाले रिकॉर्ड 50% इसमें कटौती किया जाता है और बिटकॉइन माइनर अन्य लोगों को यानी कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन में सफलतापूर्वक प्रोसेस करता है। आपको इतना याद रखना है, पब्लिक डिजिटल लेजर है, ठीक है। हैल्विंग नीति को बिटकॉइन माइनिंग एल्गोरिथम में समेकित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बाजार में यानी मार्केट में बिटकॉइन की कमी को बनाए रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ठीक है। मुद्रास्फीति जो होता है यानी कि मुद्रास्फीति जब भी होगा तो महंगाई बढ़ेगा, तो महंगाई को क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है। प्रिंटिंग तकनीक की बातें करें, 3D प्रिंटिंग तकनीक आखिर ये क्यों चर्चा में है। 3D यानी कि 3D प्रिंटिंग तकनीक यानी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बातें कर रहा है, क्यों चर्चा में है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एम यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग तकनीक के बारे में बातें करें तो इस तकनीक में डिजिटल 3D मॉडल के आधार पर निर्माण सामग्री को परत दर परत जोड़ करके त्रिआयामी यानी कि जिसे 3D कहते हैं इस संरचना का निर्माण किया जाता है। ये सब्ट्रैक्टिव पारंपरिक विनिर्माण पद्धतियों के विपरीत है, जिसमें कि निर्माण सामग्री को ठोस ब्लॉक को काट करके संरचना बनाई जाती है। एम आखिर होता क्या है, तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसके निर्माण में सामग्री में थर्मोप्लास्टिक धातु, मिश्र धातु, इसके साथ ही सिरेमिक हो गया, बायो मटेरियल जैसे बायो इंक शामिल होते हैं। विनिर्मित की जाने वाली संरचना को कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी जिसको CAD बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर की मदद से 3D मॉडल को तैयार किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग के, ठीक है। तो इसको यूटिलाइजेशन की बातें करें तो एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में हम कर सकते हैं। एरोफेंस में डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं। लैंडिंग गियर में कर सकते हैं। छोटे आकार के निगरानी ड्रोन बनाने में कर सकते हैं। ऑटोमोटिव फील्ड में हम लोग कर सकते हैं। इंजन के घटक, गियर बॉक्स और ईयर इंटेल बनाने में हम लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इसके डिवाइस निर्माण में भी इसका यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर में भी कर सकते हैं। सर्जिकल मॉडल अंग यानी कि सर्जिकल उपकरण चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स जो होता है उसके आभूषण, ऑफिस एसेसरीज और खाद्य उत्पादन जैसे कन्फेक्शनरी आइटम को बनाने में भी हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है 4D प्रिंटिंग। अभी तो हम लोग 3D प्रिंटिंग देखे हैं, अब हम लोग देखेंगे 4D प्रिंटिंग आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने उन्नत चिकित्सा ग्राफ्ट के लिए यानी जो भारत के जो रिसर्चर हैं ये उन्नत चिकित्सा ग्राफ्ट के 4D प्रिंटेड कृत्रिम रक्त वाहिका का विकास किया है, ठीक है। यानी कि आर्टिफिशियल किया है, ठीक है, कृत्रिम रूप से किया है, आर्टिफिशियल रक्त वाहिका का विकास किया है। तो हम लोग देखेंगे 4D प्रिंटिंग की बातें करें तो ये 3D प्रिंटिंग विकसित होती है। 3D प्रिंटिंग में एक नया आयाम यानी कि समय को जोड़ने पर 4D प्रिंटिंग प्राप्त होता है। 4D प्रिंटिंग वस्तु समय के साथ पर्यावरण दशाओं जैसे कि गर्मी हो गया, प्रकाश हो गया ना, नमी वगैरह हो गया, ये सारे प्रतिक्रियाओं में अपने आकार या फिर कार्बन का बदलाव ला सकता है। 4D प्रिंटिंग की लाभ की बातें करें, इसका बेनिफिट 4D प्रिंटिंग का हमें बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। तो डायनेमिक्स कार्य क्षमता है, ये पारंपरिक 3D प्रिंटिंग की क्षमता से आगे बढ़कर के अनुकूल संरचनाओं के निर्माण में सहायक हो सकता है। सामग्री दक्षता अपने अपव्यय को कम कर सकता है। डिजिटल डिजाइन निर्माण में भी हम इसके लाभ हो सकता है, जैसे कि स्टोरियो लिथोग्राफी 4D तकनीक की सहायता से जटिल डिजाइनों को सकुलतापूर्वक निर्माण संभव हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4D प्रिंटिंग के यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जैसे इसका जो है चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं। कोई भी शरीर में दवा पहुँचाना हो उतक निर्माण अंग वहाँ तक ये पहुँचा सकता है। एरोस्पेस में कर सकते हैं। अत्यधिक चरम दशाओं के प्रति अनुकूलन सक्षम कम लागत वाले टिकाऊ पार्ट्स को तैयार करने में, जैसे कि निटिनोल
एलॉय का निर्माण हम लोग एरोस्पेस वगैरह में कर सकते हैं। अदर जगह हम कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं 4D प्रिंटिंग का, तो सेंसर्स और लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्टिव ऑरिगेमी आर्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं। सेल्फ इवॉल्विंग स्ट्रक्चर वगैरह में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इससे संबंधित अगर हम लोग न्यूज़ देखें तो कह रहा है अग्निबाण शॉर्टेज जो है ये चर्चा में है, तो हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड है। अग्निबाण कॉस्मस जो है ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, ठीक है। तो आपको देख के जाना है, क्योंकि हो सकता है जो 4D प्रिंटिंग है ये नहीं पूछ करके ये पूछ ले, स्टैटिक पोर्शन है ना। तो अग्निकुल जो है ये कॉस्मोस ने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो अपन देख के जाना है। इंजन को अग्निबाण शॉर्टेड नाम से रॉकेट में लगाया गया और अग्निकुल कॉस्मोस अंतरिक्ष क्षेत्र में IIT मद्रास के द्वारा इंक्यूबेटेड एक स्पेस स्टार्टअप है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अग्निबाण शॉर्टेड आखिर है क्या। तो ये रॉकेट अग्निबाण शॉर्टेड जो है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपण है। ये प्रक्षेपण इसका प्रक्षेपण अग्निकुल के द्वारा निजी तौर पर विकसित भारत के पहले लॉन्च पैड धनुष से किया गया है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अदर जो न्यूज है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, आखिर ये चर्चा में क्यों है। न्यूरालिंक के एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट, ठीक है। इम्प्लांट जो है ब्लाइंड साइट को संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा प्राप्त हुआ है, इसलिए चर्चा में है। इससे संबंधित हम लोग फैक्ट की बातें करें तो ब्लाइंड साइट चिप का उद्देश्य आखिर है क्या। तो दृष्टिहीन जो मरीज होते हैं जो आंखों से नहीं देख सकते हैं उनके लिए ये मदद कर सकता है, जिनके लिए अपने दोनों आंखों खो चुका है, ऑप्टिक नर्व खो दिया है, व्यक्ति को जन्म से ही दृष्टिहीन है, वो दिखाई नहीं दे सकता है जन्म से ही, तो ये चिप के माध्यम से अपने विकसित किया जाएगा और वो देख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रेन कंप्यूटर जो है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, आखिर इसके बारे में हम लोग बातें करें तो ये एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है और ये एक मस्तिष्क के संकेतों को प्राप्त करता है, ठीक है। एक यानी कि हमारे दिमाग में क्या करेगा, वो एक कनेक्शन भेजेगा और इस एक संकेत के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उनका विश्लेषण करता है और ये किसी भी डिवाइस में भेजे जाने वाले कमांड में तब्दील करता है और इसके यानी कि तब्दील करता है ताकि ये कार्य किया जा सके। जैसे कि आप लोग इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं BCI कंट्रोल, ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह में आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मोटर कंट्रोल और BCI कंट्रोल के बीच तुलना दिया गया है। ये मोटर कंट्रोल है, ठीक है। ये योजना में लैंप जलाने का निर्णय लेना, जैसे कि हमें अभी स्विच ऑन करना है तो हमारे दिमाग में तुरंत ये कनेक्शन जाएगा कि मुझे अभी ऑन करना है। सपोज करो कि हमें खाना बनाना है तो हमें गैस के फ्लेम को ऑन करना पड़ेगा, है ना, रेगुलेटर ऑन करके, तो फिर ये हमारा दिमाग यदि फंक्शन करेगा तभी ये सारा योजना क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा में कह रहा है अपने हाथ को आगे बढ़ाना, जैसे कि हमारा जैसे होगा कि मुझे खाना बनाना है तो हम किचन में जाएंगे, सीधी सी बात है, सारा मटेरियल रेडी करके और वहाँ पे गैस के रेगुलेटर ओपन करेंगे हाथों से अपने, तो हाथ क्या करेगा, फंक्शन करेगा। तो यही चीज़ इसमें दिखा रहा है कि अपने हाथों को आगे बढ़ाना, अपनी उंगली के जरिए लैंप के स्विच को ऑन करना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके फिर परिणाम में आप देख सकते हैं आपके द्वारा स्विच को ऑन करने पर लैंप की लाइटें जल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल भी है, जैसे आप लोग साइकोलॉजी में जैसे इंटर वगैरह में या कोई ग्रेजुएशन में लिए होंगे उनको समझ आती होगी, तो कहीं ना कहीं और ये साइंस से रिलेटेड भी है। तो आप लोग देख सकते हैं BCI कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो है ये तो मोटर कंट्रोल होगा और BCI की बातें करें तो BCI जो है यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जिसको बोलते हैं BCI, तो ये कैसे वर्क करता है, तो इसमें लैंप जलाने का निर्णय लेना पड़ता है, फिर ये क्रियान्वयन आप देख सकते हैं, कंप्यूटर आपकी दिमाग की गतिविधि का विश्लेषण करता है और उसे समझा जाता है, फिर लैंप को ऑन करना चाहता है, या लैंप को ऑन होने के लिए उसको ओपन किया जाता है, ठीक है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल फिर भेजा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं BCI में क्या अंतर है, मोटर कंट्रोल में क्या अंतर है, ठीक है। फिर आप इसके रिजल्ट की बातें करें तो इसके कंप्यूटर से भेजे जाने वाले सिग्नल पर प्रतिक्रिया करते हुए लैंप के लाइट जलता है। तो BCI और मोटर कंट्रोल में ये आपको डिफरेंट दिखाया गया, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसके प्रकार आखिर कौन कौन से होते हैं। बीसीआई के 3 मुख्य भाग है। तो एक है मस्तिष्क की यानी कि हमारे दिमाग की गतिविधि को डिटेक्ट करने वाला ये उपकरण जो है आमतौर पर हेडसेट के रूप में होता है, जिसमें कि विशेषीकृत सेंसर लगे होते हैं। डिटेक्ट की गई मस्तिष्क की गतिविधियों को प्रोसेस करने और उसके विश्लेषण करने वाला कंप्यूटर होता है। कमांड को निष्पादित करने के लिए एक डिवाइस या एप्लीकेशन होता है। बीसीआई एक अन्य महत्वपूर्ण भाग फीडबैक होता है, ठीक है। ब्रेन जो होता है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई की बातें करें तो ये किसी भी प्रकार के मस्तिष्क के बिना उस व्यक्ति की अनुमति की जानकारी संकेतों को डिटेक्ट करता है और उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, इसके उपयोगकर्ता जो होता है यानी कि जो यूज करता है अपनी मांसपेशियों के बजाय मस्तिष्क के संकेतों के माध्यम से कार्य को अंजाम देता है। जैसे कि हमें अभी पानी पीने का मन है तो हम जाएंगे, जैसे सपोज करो कि हम किचन में गए हैं ना, आरओ ओपन करके हाथ में पहले ग्लास लेंगे, आरओ का स्विच ऑन करके पानी भरेंगे, फिर हम पिएंगे। तो हमारे दिमाग का जो मस्तिष्क संकेत जो इंडिकेटर जो है मांसपेशियों के बजाय हमारे मस्तिष्क में इंडिकेशन जाएगा, देन हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे और पानी को भरेंगे। तो ये सारी इसमें कहा जा रहा है। बीसीआई के प्रकार की बातें करें तो इनोवेसिव ब्रेन इम्प्लांट में मस्तिष्क गतिविधियों को बेहतर रूप से रिकॉर्ड करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग लिखेंगे न्यूरालिंक का इम्प्लांट, ठीक है। इसके साथ ही नॉन इन्वेसिव बीसीआई सरफेस डिटेक्टर होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ठीक है। ये फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग वगैरह होता है। तीसरा जो है पार्शियली इन्वेसिव यानी कि ड्यूरामेटर इम्प्लांट के माध्यम से इसका उपकरण जो है कपाल के अंदर यानी हमारे जो फॉरहेड होता है इसके अंदर इसमें ग्रे मैटर के बाहर प्रत्यारोपित किया जाता है और ये नॉन इन्वेसिव बीसीआई की तुलना में बेहतर रिजोल्यूशन वाले सिग्नल उत्पन्न करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो आप आजकल के आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे कि ये जो है ना, क्या नाम है इसका, नाम थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, थोड़ा सा भी नाम भूल रहे हैं हम यार। जैसे कि अभी रिसेंट लॉन्च किया गया है आपके दिमाग को क्या ना, फॉरहेड को जैसे यहाँ से दिमाग को थोड़ा सा ओपन करके इसमें चिप ऐड कर दिया जाएगा। एलन मस्क के द्वारा रिसेंट इसके कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। 2024 में बहुत न्यूज़ फेमस था, आप सभी पढ़े ही होंगे। खैर चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की, इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस फील्ड में कर सकते हैं। अगेन हम लोग बातें करें चिकित्सा के क्षेत्र में कर सकते हैं। कोई विकलांग व्यक्ति है उसके तंत्रिका संबंधी विकारों से ग्रस्त रोगियों के उपचार और रोगों की रोकथाम पुनर्वास में सहायता करने के लिए कर सकते हैं। मानसिक सेहतमंदी में भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है ये व्यक्तियों की मानसिकता सेहतमंदी को बढ़ाने के लिए रियल टाइम में मस्तिष्क की यानी कि दिमाग की गतिविधि को ट्रैक करता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा है संज्ञानात्मक बेहतरी यानी कि बीसीआई में स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने की शक्ति। अगर कोई बचपन से ही मान लो कि लेम है या फिर बचपन से ही उसका दिमाग का फंक्शन काम नहीं करता है, तो ये एक इसमें बीसीआई जो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के माध्यम से उसके यानी कि उसके दिमाग को डिटेक्ट करके फिर उसमें चिप को इंजेक्ट करके अंदर लगा करके देन जो है उसे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाया जा सकता है। तीसरा हम इसका उपयोग गेमिंग और मनोरंजन में भी कर सकते हैं, जैसे कि इमर्सिंग गेमिंग के लिए इसके एक्सपीरियंस को सक्षम बनाता है और इसमें वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी में विकास को और संभावनाएं यानी कि अपार संभावनाएं विकसित कर सकता है। तो ये सारे इसका यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूरॉन नियंत्रण समन्वय के बारे में। तो मस्तिष्क लाखों कोशिका से बना होता है जो न्यूरॉन कहा जाता है, आप सभी को पता है। ये न्यूरॉन एक बड़ा नेटवर्क से मिलकर के शरीर की प्रक्रिया में समन्वित करते हैं, जैसे कि सुनना, कोई भी चीज़ को हम सुन सकते हैं, स्वाद को हम टेस्ट कर सकते हैं, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा महसूस हो रहा है, हृदय गति को नियंत्रित करना। इसके अलावा ये न्यूरॉन शरीर को विभिन्न गतिविधियों को भी संचालित करता है। न्यूरॉन एक दूसरे से विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। मस्तिष्क की गतिविधि का उसका मापन या फिर रिकॉर्ड करना, ठीक है। मस्तिष्क की गतिविधि जो होता है ये मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विद्युत संकेतों को, रासायनिक प्रक्रिया को, अलग अलग संज्ञानात्मक कार्यों के भावनाओं, अनुभव और व्यवहारों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। मस्तिष्क जो होता है यानी उसके दिमाग के विद्युत संकेतों के माध्यम से सेंसर का कपाल या फिर कपाल के अंदर लगा करके मापा या रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो ऑलरेडी हम ऊपर बता चुके हैं। ये न्यूरॉन की संरचना आप देख सकते हैं, ठीक है।
ये A to Z है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर आखिर ये चर्चा में क्यों है? तो प्रधानमंत्री ने मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ये 3 सुपर कंप्यूटर की बातें करें तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग के तहत देश में ही तैयार किया गया है, यानी कि हमारे ये देश में ही खुद से तैयार किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अर्का अरुणिका नाम से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम भी लॉन्च किया गया। क्या क्या नाम है? तो एक का नाम है अर्का, दूसरा का नाम है अरुणिका। ठीक है, अरुणिका। तो आपको याद रखना है ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को लॉन्च किया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारी वर्षा, झंझावत वगैरह इसके बारे में सटीक स्थिति बताने और बेहतर पूर्वानुमान यानी कि फॉरकास्टिंग प्रदान करने में हमें मदद मिलेगा। ठीक है, कोई भी अगर चक्रवात आता है, ऐसा भयानक कोई साइक्लोन आता है तो उसको डिटेक्ट करने में ये हमारी काफ़ी हेल्प करेगा कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बातें करें तो ये सबसे बड़ी अत्यधिक शक्तिशाली मेन फ्रेम सिस्टम होते हैं और ये टास्क को कई भागों में विभाजित किया जाता है, फिर से एक साथ उनको प्रोसेस करने में जटिल गणनाओं को हल किया जाता है। मुश्किल से मुश्किल जो काफ़ी डिफिकल्ट होगा उसे आसानी से किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर की गति की बातें करें यानी इसकी स्पीड की बातें करें तो ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में मापी जाती है। भारत के सुपर कंप्यूटर की बातें करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जो आप सभी को पता है। भारत के सबसे बड़े फास्ट एआई सुपर कंप्यूटर कौन है? तो एरावत है। एरावत के बारे में कल हम लोग और भी सारा चीज़ हम लोग देखे भी थे। 2023 के शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में ये भारत का जो एरावत है ये कितने नंबर पे है? 75वें नंबर पे है, यानी कि पूरे विश्व में जो 500 सुपर कंप्यूटर है उसमें इसका स्थान 75वें नंबर पे है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो याद रखना है प्रधानमंत्री ने अर्का और अरुणिका नामक से हाइपर परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लॉन्च किया है सुपर कंप्यूटर का, ये याद रखना है। पहला भारत का कौन सा है? तो परम 8000 है, ये याद रखना है। तीसरा एरावत जो है 2023 को जो रिपोर्ट आया था उसमें 500 में से इसके 75वें स्थान पे है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? तो फ्रंटियर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। प्रति सेकंड में एक क्विंटिलियन से अधिक एक्सप्लोफॉस ऑपरेशन में सक्षम होता है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लाया गया था। इसका उद्देश्य है क्या? तो इसका उद्देश्य की बातें करें राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन के बारे में तो इसका उद्देश्य शैक्षिक जगत यानी शोधकर्ताओं, एमएसएमई स्टार्टअप की बढ़ती कंप्यूटिकेशन मांगों को पूरा करने के लिए देश को सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना। ये मिशन भारत सरकार के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये लाया गया है। यानी आपको याद रखना है कि कौन सा मिनिस्ट्री है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री है, ये संयुक्त रूप से संचालित है। यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दोनों मंत्रालय आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके फंक्शन कैसे करते हैं, ये कार्य कैसे करता है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है ये पुणे और भारतीय विज्ञान संस्था IISc जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु के द्वारा ये मिशन को लागू किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के लक्ष्य क्या है, इसका एम्बिशन क्या है? तो 45 पेटाफ्लॉप की कुल क्षमता वाले सुपर कंप्यूटरों के एक नेटवर्क स्थापित करना और इसे सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ना। सुपर कंप्यूटर के प्रमुख यूज की बातें करें, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? अत्याधुनिक अनुसंधान में, जैसे परम प्रवेग, वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उद्देश्यों के लिए काम करता है। शासन एरावत जो है ये सिस्टम का उपयोग करके डिजिटल इंडिया भारषिणी कार्यक्रम के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम सुपर कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया है ना, कैंसर विशिष्ट रिसेप्टर के खिलाफ छोटे अणुओं को स्क्रीनिंग करके देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन में भी इसका यूज कर सकते हैं। अत्यधिक वर्षा वगैरह आवृत्ति का अध्ययन करने में भी हम कर सकते हैं। इसके साथ ही मौसम संबंधी पूर्वानुमान यानी कि फॉरकास्टिंग, रक्षा, सैन्य, ये सारे यूज में हम लोग कर सकते हैं सुपर कंप्यूटिंग का यूटिलाइजेशन। तो ये रहा गाइज आज का वीडियो। इसके बाद कल जो है लाइफाई तकनीक ये हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और एक्चुअली मेरा भी ना इधर बहुत सारा एग्ज़ाम पड़ी है, रियली बताएं, काम भी करना पड़ता है, वर्क भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी होती है, बहुत सारे प्रेशर है, बहुत सारे लोड है।
इतने सारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते रहते हैं हमेशा, तो इसलिए थोड़ा सा समय का किल्लत है ना। बट एक चीज़ है कि हम भले ही मेरा वीडियो लेट हो जाता हो, लेकिन हम अपलोड डेली करते हैं, डेली